नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, जो कि रीतिकाल के केशवदास जी पर होने जा रही है कक्षा। और सभी ने कक्षा को बड़े ध्यान से देखना है। और आज के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने रीतिकाल की 2 कक्षाएं बना दी है, यानी कि भाग 1 और 2 दोस्तों। जो कक्षाएं केशवदास की डायरेक्ट देख रहे हैं वो इसको देखने के बाद कृपया उस कक्षा को पक्का देखें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो रीतिकाल के बारे में बताया गया है कि रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ, किसने किसको प्रथम कवि माना, और आचार्यों की क्या प्रवृत्तियां रही है, और कौन कौन आचार्य किस किस में आते हैं, और जैसे रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, इन तीनों धाराओं के अंदर कौन कौन कवि आते हैं। तो वो कक्षाएं कृपया सभी एक बार देख लें। और इसके साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि केशवदास जी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ है। तो आपने बताना है कि केशवदास जी जो कवि हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। 1555 ओरछा नगर बुंदेलखंड में हुआ है क्या, या फिर 1556 ओरछा नगर बुंदेलखंड में है, या फिर दोस्तों 1555 ग्वालियर बुंदेलखंड है, और या फिर 1556 होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। तो क्या रहने वाला है दोस्तों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है ए, यानी कि जो केशवदास जी का जन्म है वो 1555 ओरछा नगर बुंदेलखंड में हुआ है दोस्तों। इसके साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं कि इनका ओरछा नगर में जन्म हुआ है, बुंदेलखंड में पड़ता है, और 1555 में जन्म हुआ है, और 1617 में दोस्तों इनका जो मृत्यु काल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 है कि केशवदास ने दीक्षा किस संप्रदाय में ग्रहण की है। तो आपने बताना है कि जो केशवदास जी है उन्होंने शिक्षा जो है किस संप्रदाय में ग्रहण की है दोस्तों, है ना। दीक्षा जो है किस संप्रदाय से हुई है, क्या निम्बार्क संप्रदाय से हुई है, या फिर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से हुई है, या फिर गौड़ीय संप्रदाय से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, या फिर दोस्तों सखी संप्रदाय से है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों। केशवदास जो है उन्होंने जो दीक्षा है वो निम्बार्क संप्रदाय से लिए दोस्तों। उत्तर रहने वाला है ए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों। यानी कि केशवदास के आश्रयदाता ओरछा नरेश क्या राम सिंह थे दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय से क्या है दीक्षा ग्रहण की है। 1555 में इनका जन्म है, ठीक है, ओरछा बुंदेलखंड में, और 1617 में इनका मृत्यु है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि देव केशवदास जी की रचनाएं आपने बतानी है, इनमें से कौन कौन सी है। तो केशवदास जी की रचनाएं दोस्तों तो कोई तो 5 मानता है और कोई 7 मानता है दोस्तों। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है जो केशवदास जी की है वो दोस्तों 7 रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं क्या इनकी रामचंद्रिका है, या दोस्तों कवि प्रिया है, या फिर रसिक प्रिया है, या ऊपर दी हुई रचनाएं जो है वो सभी है दोस्तों। तो इसका जो हम देखते हैं कि जो रामचंद्रिका है वो 1607 के अंदर है, ये इनकी रचना है दोस्तों। इसके बाद कवि प्रिया भी इनकी रचना है दोस्तों। रसिक प्रिया है, ये दोस्तों इनकी एक रचना है। और ये सभी रचनाएं क्या है, ये इन्हीं की है। तो उत्तर रहने वाला है डी। और हम देखते हैं एक बार, यानी कि इसके अलावा जो कुछ रचनाएं और है दोस्तों इनकी, तो एक तो है विज्ञान गीता 1610 में आई, रतन बावनी है 1607 में आई, और वीर सिंह देवचरित है 1607 में आई। उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका है दोस्तों, है ना, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में आई। तो ध्यान दें ये जो रचनाएं हैं दोस्तों ये अपने आश्चर्यदाता की प्रशंसा में लिखी गई है। क्या है दोस्तों, आश्चर्यदाता की प्रशंसा में लिखी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो 2 रचनाएं हैं, वीर सिंह इनके आश्रय में रहते थे ये, और जहांगीर जस चंद्रिका भी। तो इनकी 2 रचनाएं जो है 1607 और 1612 की क्या है, ये दोनों रचनाएं
जो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखी गई है दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं आगे जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, कि केशवदास जी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो आपने ये बताना है दोस्तों कि केशवदास जी की जो रचना है, सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो वो बतानी है। यानी कि ये जो रचना है, ये इनकी रचना 1591 या 97 के आसपास है ना। तो क्या रामचंद्रिका है, या दोस्तों कवि प्रिया है, या फिर रसिक प्रिया है, या फिर रतन बावनी है। तो इनकी जो रचना है, जो सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, वो दोस्तों रचना है रसिक प्रिया। ठीक है, तो ये रचना इनकी सर्वप्रथम रचना है और उत्तर रहने वाला है सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक चर्चा करेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं वो एक ही बार में कर लेते हैं हम। जो 7 रचनाएं हैं दोस्तों, तो सातों की सातों रचनाएं एक साथ कर लेते हैं। और जो 7 रचनाएं मानने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने इनकी 7 रचनाएं मानी है। तो देखो, रसिक प्रिय जो रचना है दोस्तों, इनकी सर्वप्रथम है 1591 में आई। उसके बाद कवि प्रिया है जो 1601 में आई है। रामचंद्रिका दोस्तों जो 1601 में आई है। वीर देवचरित है जो कि 1607 में है दोस्तों। और जहांगीर जस चंद्रिका है जो कि 1612 में है। और जो अगली रचना है इनकी, जो विज्ञान गीता है, वो दोस्तों 1610 में है। और रतन बावनी है जो कि 1607 में है। तो ये जो रचना है, ये इनकी श्रृंगार रस भरपूर रचना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो ये 2 रचना है, तो ये अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखी है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रचना है वो आश्रयदाता की क्या है, प्रशंसा में लिखी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि किस रचना में राजा वीर सिंह और रतन सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर राजा वीर सिंह और राजा रतन सिंह, इन दोनों का क्या है, वर्णन किया गया है, इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो क्या रामचंद्रिका है, या कवि प्रिया है, या दोस्तों रसिक प्रिया है, या है रतन बावनी। तो रामचंद्रिका तो भगवान श्री राम के बारे में है, जैसे रामचरितमानस है, ऐसे ही इन्होंने ये रचना माना जाता है कि एक रात के अंदर पूरी रचना लिख दी इन्होंने। तो ये रचना दोस्तों रामचरित के ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं रसिक प्रिया रतन बावनी जो रचना है, इसका उत्तर है दोस्तों, यानी कि जो डी आंसर है वो रहने वाला है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि रतन बावनी जो रचना है 1607 में लिखी गई है। इसमें दोस्तों 53 छंद है, 53 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इसमें क्या है दोस्तों, वीर गाथा पूर्ण जो रचना ग्रंथ माना जाता है इसको। इसमें राजा वीर सिंह और रतन सिंह की क्या है दोस्तों, वीरता का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6, यानी कि केशवदास की कौन सी रचना में अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है। तो आपने बताना है कि नीचे दी गई जो रचनाएं हैं, इसके अंदर कौन सी रचना के अंदर जो है वो अपने आश्रयदाता, ये राजा वीर सिंह और जहांगीर के जो आश्रय में रहे हैं, तो इनकी जो ऐसी कौन सी 2 रचनाएं हैं कि जो कि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखी है दोस्तों। तो वीर सिंह देवचरित है एक तो, उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका है, या ए बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इससे पहले हमने वीर देव सिंह चरित है, ये हमने देखी है रचना, जिसके अंदर अपने आश्रयदाता की इन्होंने क्या प्रशंसा की दोस्तों, है कि नहीं। ये दोनों, ये भी है इस रचना के अंदर क्या है दोस्तों, ये दोनों रचनाओं के अंदर आश्रयदाता की प्रशंसा की गई। ए और बी दोनों रहने वाले हैं, यानी कि आंसर सी रहने वाला है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, देखो वीर देवचरित जो 1607 में आई है, जहांगीर जस चंद्रिका जो कि 1612 में आई है। दोनों रचनाओं में क्या है, अपने आश्रयदाताओं के जो है प्रसिद्ध विषय जो है, इनके मतलब इनकी जो है प्रशंसा की गई है दोस्तों, है ना। मोटा मोटी आगे देखें, प्रश्न 7 है दोस्तों कि केशवदास जी के किस ग्रंथ में रस एवं नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है। तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर क्या है, रस और नायिका भेद का वर्णन प्राप्त होता है।
क्या रामचंद्रिका है दोस्तों, या कवि प्रिया है, या दोस्तों रसिक प्रिया है, या फिर रतन बावनी है। तो हमने देखा कि जो रामचंद्रिका जिसके अंदर भगवान राम का जीवन चरित्र है, उसके बाद हमने देखा रतन बावनी जो है अपने दाताओं के राजा वीर सिंह का चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ऐसी एक ही रचना बसती है रसिक प्रिया, जिसके अंदर क्या है, इन्होंने रस और नायिका भेद का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो रस प्रिया जो रसिक प्रिया रचना है वो है 1591 में इनकी प्रथम रचना है, जिसके अंदर 16 प्रकारों में यानी कि 16 पाठ या लेसन जैसे बोल सकते हैं, तो उसमें बांटा गया है और ये श्रृंगार परक रचना है दोस्तों। इसके साथ हम बात करते हैं ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह किसे अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे बोला। तो आपने बताना है कि ओरछा नरेश जो थे राजा इंद्रजीत सिंह, तो वो किसको अपने गुरु के रूप में मानते हैं, क्या भिखारी दास को मानते हैं, या बिहारी को मानते हैं, या दोस्तों भूषण को मानते हैं, या दोस्तों केशव दास को मानते हैं। तो ओरछा नरेश जो है इनके जो प्रशंसा करते हैं वो करते हैं दोस्तों केशव दास जी की, और केशव दास जी को जो है राजा इंद्रजीत सिंह है वो अपने गुरु के रूप में मानते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, देखो केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह सिंह के आश्रय में रहते थे बोला है ना। केशवदास क्या है, महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या है 7 खंडों में इसके 7 ग्रंथ माने। ठीक है दोस्तों, जो हमने पहले बताए केशवदास के है ना, शुक्ल ने किसके माने, केशवदास के 7 ग्रंथ माने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस राइटर ने कहा है, यानी कि किस आचार्य ने या किसने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत, है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या फिर दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, या फिर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है डी, यानी कि ऐसा एक ही व्यक्ति कह सकता है। कठिन काव्य का प्रेत मानने वाले कौन है केशवदास को, तो वो है दोस्तों आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि केशवदास ने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। केशवदास ने क्या है दोस्तों अपनी रचनाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और संस्कृत के कठिन जो पांडित्य शब्द है उनका प्रयोग किया है, जिसके तहत क्या है शुक्ल जी ने इनको क्या माना है, कठिन काव्य का कठिन गद्य का प्रेत माना है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। तो आपने बताना है कि केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानता है, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कौन मानता है, क्योंकि जो हजारी प्रसाद मानते हैं, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास मानते हैं, और या फिर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, और या फिर आचार्य हजारी प्रसाद ये क्या नाम है रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो देखो केशवदास को रीतिकाल का संप्रदाय प्रवर्तक जो है श्याम, ये तो आचार्य शुक्ल तो मानते हैं दोस्तों चिंतामणि को। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी जी को, है ना। इसके बाद है श्याम सुंदर दास, है ना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या है, ये दोस्तों केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसके उत्तर को। रीतिकाल का जो प्रवर्तक इनको और भी मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी क्या है केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं दोस्तों, है ना। एक सेकंड। तो किसको, केशवदास को, है ना। तो केशवदास को क्या मानते हैं, रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति भी मानते हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरे कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। ठीक है, जो हमने पढ़ा।
तो ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11, विवाद और आदि नामक दो नए संचारी भाव किसने प्रतिपादित किए हैं? तो आपने बताना है कि आदि और विवाद नामक दो जो नए संचारी भाव है उनका आविष्कार या प्रतिपादन किसने किया है? क्या चिंतामणि त्रिपाठी जी ने किया है, या दोस्तों केशवदास जी ने किया है, या फिर बिहारी लाल ने किया है, या फिर दोस्तों घनानंद ने किया है? तो विवाद और आदि नामक दो नए संचारी भाव है दोस्तों, वो केशवदास जी ने किए हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं रसों के विवेचन करते हुए इनके द्वारा दो क्या है नए संचारी भावों का विवेचन किया गया है। कौन से कौन से? एक तो इन्होंने किया है दोस्तों विवाद और एक आदि, है ना, एक तो किया है तो एक तो इन्होंने किया है विवाद, एक किया है दोस्तों आदि। तो ये दो संचारी भावों का इन्होंने क्या है प्रतिपादन किया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि केशवदास को किसने उद्गंड उड़गन केशवदास कहा है ना, उड़गन उड़गन केशवदास उड़गन। तो ये है दोस्तों कि केशवदास को किसने उड़गन केशवदास कहा है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या दोस्तों राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, या फिर दोस्तों नाभादास जी कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है यानी कि केशवदास को उड़गुन केशवदास जो है वो नाभादास जी कहते हैं। ठीक है, नाभादास जी क्या कहते हैं केशवदास केशव को कि उड़गुन केशवदास। इसके बाद हम 5 इनकी जो रचनाएं हैं जो कि प्रबंधात्मक काव्य के अंदर आती है इनकी, उन रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों। केशव की एक रचना है रामचंद्रिका, दूसरी रचना है विज्ञान गीता। ठीक है, तो ये क्या है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। रतन बावनी, वीर वीर सिंह देवचरित है, उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका है। तो ये 5 रचनाएं हैं जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो है रामचंद्रिका, दूसरी है विज्ञान गीता, तीसरी है रतन बावनी, चौथी है वीर सिंह देवचरित, उसके बाद है जहांगीर चंद्रिका। तो ये है दोस्तों 5 रचनाएं जो क्या है प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13 कि केशवदास जी को संस्कृत का क्लासिक पंडित, ठीक है, तो संस्कृत का क्लासिक पंडित किसने कह के पुकारा है? तो क्या इनको रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, या फिर दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या ऐसा नगेंद्र कहते हैं? तो केशवदास को संस्कृत का क्लासिक पंडित जो है वो कहते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसके साथ हम देखते हैं उत्तर आगे। इसका उत्तर है दोस्तों केशवदास राजा मधुकर शाह क्या है कि मधुकर शाह से सम्मानित थे, और कौन पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे, और एक सनाड्य ब्राह्मण थे मतलब। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि कवियों में हिंदी साहित्य में सूरदास और तुलसीदास के बाद तीसरा स्थान किसका माना जाता है? प्रश्न एक बार पुण्य सुने कि कवियों में हिंदी साहित्य में, देखो कवियों में हिंदी साहित्य में सूरदास और तुलसीदास के बाद तीसरा स्थान किसका आता है? तो क्या ये बिहारी का आता है, या फिर दोस्तों केशवदास का आता है, या देव का आता है, या फिर घनानंद का आता है? तो देखा जाए तो देखो सूरदास है, तुलसीदास है, ये क्या है 1 नंबर 2 नंबर ऐसे है, मतलब ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। तो तीसरा स्थान पे जो आते हैं वो है दोस्तों केशव, है ना। तो केशवदास जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर अपना स्थान जो तीसरा रखते हैं। तो नाभादास ने इनको क्या कहा है देखो, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास, है ना। ये नाभादास ने लिखा है कि सूरदास तो सूर है मतलब सूर्य के समान है ना, ये क्या है सूर्य के समान है। ठीक है, और तुलसी क्या है? तुलसी है दोस्तों चंद्रमा के समान। ठीक है, और उड़गन केशवदास, उड़गन केशवदास का मतलब है कि जो उड़गन केशवदास की जुगनू, ठीक है, जुगनू कहा गया है केशवदास जी को। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कि केशवदास का बचपन का नाम क्या था, है ना। तो आपने ये बताना है कि केशवदास का जो बचपन का नाम है वो क्या रहने वाला है। इंद्रदेव है, या ढक्कन कहा गया है इनको, या वेदांती मिश्र कहा गया है दोस्तों, और या फिर
और या फिर दोस्तों इनको काशीनाथ मिश्र कहा गया है। तो काशीनाथ मिश्र तो हमने पढ़ा, इनके पिता हैं, ठीक है दोस्तों, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि वेदांती मिश्र जो है इनका बचपन का नाम है, ठीक है, और आंसर रहने वाला है सी। इसके साथ हम चलेंगे आगे। केशवदास ने समय क्या कहा है? समय इन्होंने कहा है कि भाई भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, तीन भाषा कवित करी जड़मति केशवदास। कि ये कहते हैं कि जो केशवदास है उनको जो है संस्कृत का बहुत ज्ञान था और महान व्यक्ति माने जाते हैं संस्कृत के। और उन्होंने क्या है, केशवदास कहते हैं कि जो जो संस्कृत है ना वो इनके घर में क्या है, घर में ही बोली जाली जाती है। मतलब जो नौकर चाकर है वो भी क्या है, इनके घर में संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो केशवदास कहते हैं भाषा बोली न जाने, कि भाषा बोलनी नहीं आती जिनको, कि उनके कुल के दासों को, हमारे नौकर चाकरों को भी मतलब ये भाषा नहीं बोलनी आती हिंदी। तीन भाषा कविता करेगी, उन भाषा में कविता करनी पड़ती है। जड़मती, ऐसे जड़ भाषा है कि केशव बिना ज्ञान के आदमी है। इस प्रकार दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। और इससे पहले बहुत सारी कक्षाएं बन गई है दोस्तों। आदिकाल पे कम से कम 15 का कक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद भक्ति काल पे बनी है काफ़ी कक्षाएं, 15 से 10 से 15-20 कक्षाएं। और आधे ये रीतिकाल पे 2 कक्षाएं, इससे पहले पृष्ठभूमि की 2 बना दी है हमने, वो देख सकते हैं। उसके बाद आप केशवदास की कक्षा दे सकते हैं। और पंजाबी पेपर ए की भी काफ़ी हमारे चैनल पर कक्षाएं पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की और महत्वपूर्ण कक्षाएं हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। इसके साथ ही आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे और धन्यवाद दोस्तों।